नायब सैनी की पार्ट 2 सरकार के 1 साल पूरा होने पर खरी न्यूज ने जो स्पेशल सर्वे किया है, इस सर्वे में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो आप किसे वोट देंगे। इस सवाल का जो जवाब आया है और उसका जो परिणाम आया है वो बेहद चौंकाने वाला है और ये परिणाम साफ तौर पर बता रहा है कि हरियाणा की सियासत में बड़ा बदलाव हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे खरी न्यूज के उस सर्वे की जिसमें प्रदेश की जनता से ये सवाल किया गया था कि आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो आप किसे वोट देंगे। इस परिणाम का जो सार है, जो विश्लेषण है, अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बीजेपी की। बीजेपी को 2024 में 40% वोट मिले थे और उसे 47 सीटें मिली थी, लेकिन आज की तारीख में अगर दोबारा से वोट पड़ते हैं तो बीजेपी के वोट लगभग 2% कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसकी सीटें 10 से 12 बढ़ रही हैं। इसका कारण यह है कि बीजेपी को इनेलो की मजबूती का फायदा हो रहा है और कांग्रेस के वोट कम होने का दोनों फायदा हो रहा है। यही वजह है कि बीजेपी आज की तारीख में लगभग 55 से 60 सीटों के बीच में जाती हुई नजर आ रही है। यानी 1 साल बीजेपी की सरकार के पूरा होने का उसे पूरा फायदा हो रहा है और वोट बैंक 2% घटने के बावजूद उसे 10 सीटों के बराबर का लगभग फायदा हो रहा है। यानी बीजेपी के लिए 1 साल के बाद माहौल पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है, क्योंकि बाकी की पार्टियों के बीच में संघर्ष बढ़ने के चलते उसको सीधा फायदा हो रहा है। दूसरी बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा नुकसान 1 साल में होता हुआ साफ तौर पर नजर आया है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस के 39% वोट मिले थे, वो बीजेपी से महज 1% वोट ही पीछे रही थी। लेकिन आज की तारीख में यानी 1 साल के बाद कांग्रेस के लगभग 14% वोट कम होते हुए नजर आए हैं, जो उसके लिए एक बड़ा नुकसान कहा जाएगा। और ये भी कहा जा सकता है कि आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को 39 के बजाय लगभग 25% वोट मिलेंगे, जिसके चलते उसकी सीटों की संख्या 37 से घटकर 18 से 20 पर सिमट सकती है, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका कहा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के चलते उसे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और उसका सबसे बड़ा जो वोट बैंक था, यानी कि जाट वोट बैंक था, उसमें बड़ा डेंट लगा है। सिख वोटों में बड़ा डेंट लगा है। मुस्लिम वोट भी 2024 में कांग्रेस को एक मुश्त मिले थे, लेकिन उसमें अब इनेलो 50-50% का बंटवारा कर रही है। कांग्रेस के साथ सिर्फ चमार वोट बैंक ही ऐसा है जो 2024 की तरह लगभग 90% वहीं का वहीं खड़ा नजर आता है। सिर्फ 10% वोट ऐसा है जो बीएसपी की तरफ वापस जा रहा है, क्योंकि 2024 में चमार वोटरों ने भी बीजेपी के खिलाफ एक मुश्त होकर कांग्रेस को वोट दिया था। यानी कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान सामने आ रहा है। उसके 14% वोट कम हो रहे हैं और उसकी सीटों की संख्या भी लगभग आधी हो रही है, जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान कहा जाएगा। जो तीसरी पार्टी है वो है इनेलो। इनेलो के लिए 1 साल सबसे सरप्राइजिंग कहा जाएगा। 2024 के चुनाव में इनेलो ने बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों को 5.94% वोट मिले थे। इसमें से 4.4% वोट जहां इनेलो को मिले थे, वहीं लगभग 1.8% वोट बीएसपी को मिले थे। अगर दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो पहले हम उसका परिणाम बताएंगे। अगर आज की तारीख में इनेलो अलग से अकेले चुनाव लड़ती है तो उसका लगभग 6% वोटों का फायदा हो रहा है और उसके वोटों की संख्या 4.5% से बढ़कर 10 से 10.5% तक पहुंच रही है, जिसके चलते उसकी सीटों की संख्या 4 से 6 हो सकती है। यानी उसका वोट भी बढ़ रहा है, उसकी सीटों की संख्या भी बढ़ रही है, जो इनेलो के लिए एक बढ़िया बात की जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर इसके अंदर बीएसपी का वोट बैंक जोड़ दिया जाए तो गठबंधन को और भी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि साफ तौर पर पता चल रहा है कि बीएसपी का वोट बैंक भी 1 से 1.5% बढ़ रहा है। जहां 2024 में बीएसपी को 1.8% वोट मिले थे, वहीं अब बीएसपी के वोट परसेंटेज की संख्या लगभग 3% हो रही है। यानी बीएसपी और इनेलो दोनों मिलकर लगभग 14% वोट ले सकते हैं। उस कंडीशन में इनकी जो सीटों की संख्या है वो भी बढ़कर ज़्यादा हो जाती है और वो दोनों मिलकर 10 से 12 सीट जीत सकती हैं। यानी दोनों ही पार्टियों का कॉम्बिनेशन पहले के मुकाबले यानी 2024 के मुकाबले बेटर परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह यही है कि आईएनएलडी का वोट बैंक है वो डबल से ज़्यादा हो रहा है। जेजेपी के लिए 1 साल का ये दौर किसी तरह से बदलाव नहीं ला रहा है। यानी जहां पर जेजेपी खड़ी थी वहीं पर आज की तारीख में खड़ी नजर आ रही है। 2024 के चुनाव में जेजेपी को 0.90% वोट मिले थे, जो अब 1.5 से 2% वोट हो रहे हैं। कहने को तो ये डबल की बढ़ोतरी है, लेकिन ये डबल बढ़ोतरी जेजेपी के किसी काम नहीं आ रही है और जेजेपी के लिए हालात 2024 की तरह बद से बदतर नजर आ रहे हैं। यानी ये 1 साल का कार्यकाल, 1 साल का दौर साफ तौर पर बता रहा है कि ग्राफ तो बीएसपी का बढ़ा है
ग्राफ तो INLD का बढ़ा है, ग्राफ बीजेपी का भी गिरा है, ग्राफ कांग्रेस का भी गिरा है, लेकिन फायदा जहां एक तरफ बीजेपी को ज्यादा हो रहा है, वहीं INLD भी कांग्रेस के नजदीक जा रही है। क्योंकि आप देखिए, अगर कांग्रेस को 18 से 20 सीटें मिल रही हैं, तो उस कंडीशन में BSP और INLD को भी जो सीटों की संख्या है वो 10 से 12 जा रही है, यानी दोनों के बीच में गैप कम हो रहा है। सबसे बड़ी बात आपको एक और बताना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव में अन्य को 13% वोट गए थे। इसमें गोपाल कांडा की पार्टी भी शामिल थी, इसके अंदर बलराज कुंडू भी शामिल था, इसके अंदर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाले लगभग 2 दर्जन प्रत्याशी भी शामिल थे। 2 दर्जन वो हैं जिनको अच्छे खासे वोट मिले थे। ओवरऑल भी कहें तो 13% वोट इनको मिले थे। अब ये वोट बैंक की जो संख्या है, वोट परसेंट की जो संख्या 2025 में लगभग 22% हो रही है। यानी कांग्रेस से जो लोग अलग हुए हैं, जो कांग्रेस की सरकार नहीं बनने से जो नाराज हुए हैं, वो पूरे वोटर अभी इनेलो की साइड नहीं गए हैं। वो अभी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी को कौन हराएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम जो 90% वोट बैंक है वो बीजेपी का विरोधी वोट बैंक है। इसलिए ये 22% वोट बैंक बेहद निर्णायक है और ये वोट बैंक ही डिसाइड करेगा कि अगली बार बीजेपी के सामने कौन खड़ा होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो वोट बैंक 13% से 22% होता हुआ नजर आया है, ये वोट बैंक जहां बीजेपी के सख्त खिलाफ है, वहीं इसका कांग्रेस से भी मोह भंग हुआ है। ऐसे में साफ तौर पर हम मान सकते हैं कि आधा वोट बैंक यानी लगभग 11 से 12% वोट बैंक तो वही रहेगा जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों को जाएगा। क्योंकि अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों की जमात पूरी की तरह वैसे की वैसे ही हमने काउंट की है। यानी जो प्रत्याशी पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे, उनके हिसाब से ही हमने इस सर्वे का जो परिणाम निकाला है, और जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे वो प्रत्याशी भी आज की तारीख में अपने वोट परसेंटेज को बनाए हुए हैं। सिर्फ उसमें 1 से 2% की कमी आई है, यानी मामला वहीं के वहीं खड़ा है। और जो बाकी का 10 से 11% वोट बैंक है, अगर वो INLD की तरफ चला आता है तो फिर INLD और BSP का वोट बैंक लगभग 19 से 20% हो जाता है। उस कंडीशन में इनकी सीटों की संख्या 20 से 25 के बीच में चली जाएगी और कांग्रेस की सीटों की संख्या वो 15 से 16 के बीच में अटक जाएगी। यानी ये वोट बैंक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर काम करेगा। और 1 साल का ये परिणाम बता रहा है कि बीजेपी की जहां पूरी मौज हो रही है, क्योंकि बीजेपी 2% की वोटों की कमी के बावजूद भी 8 से 10 सीटें बढ़ा रही है, जो उसके लिए और भी मजबूती का संकेत दे रही है। लेकिन ये मजबूती, ये सीटों की संख्या बढ़ना साफ तौर पर विपक्ष के अंदर वोटों का बंटवारा बंटने के कारण ही है, क्योंकि BSP के और INLD के मुकाबले में कांग्रेस भी कमजोर हो रही है। और बीजेपी 38% वोट होने के बावजूद भी अगर 55 से 60 सीटें ले रही है, तो साफ तौर पर वो बता रहा है कि विरोधी वोटों का बंटवारा उसे रास आ रहा है। आप नायब सैनी की सरकार के 1 साल पूरे होने के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। 1 साल के बाद आज की तारीख में प्रदेश के सियासी माहौल में क्या बदलाव आया है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आज की तारीख में हरियाणा में बीजेपी के सामने कौन सी पार्टी पहला विकल्प बन सकती है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। 1 साल पूरे होने के बाद आपको कौन से नेता का ग्राफ उठता हुआ नजर आया है और कौन से नेता का ग्राफ डाउन गया है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा की सियासत में सभी पार्टियों की एक्सक्लूसिव खबरें जानने के लिए लगातार खरीद न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।